तो दोस्तों आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 100 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता थे, तो कौन थे? भोज। ठीक है, भोज है जो सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता थे। कौन थे? भोज। अगला सवाल है कि राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय किसमें कहा गया है? तो यह कहा गया है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो में राजपूतों को क्या कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में राजपूतों को कहा गया है अग्निकुल क्षत्रिय कहा गया है। किन्हें कहा गया है? राजपूतों को। और किस में कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में कहा गया है। और यह प्रश्न पूछा गया जेल प्रहरी परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी व्याख्या भी दी गई है, तो व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, तो यह ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना है चंद्रवरदाई द्वारा रचित है, और जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति आबू में अग्निकुंड से हुई बताया गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि चंद्रवरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो वह सिद्धांत था अग्निकुल वंश सिद्धांत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रवरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो प्रतिपादित किया था? तो वह सिद्धांत था अग्निकुल का सिद्धांत। ठीक है, तो अग्निकुल का सिद्धांत है जो किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको याद रखना है वह था चंद्रवरदाई जिसने प्रतिपादित किया था। और किसके संबंध में किया था? तो वह था राजपूतों के वंश के संबंध में किया था। कौन सा सिद्धांत? अग्निकुल वंश का सिद्धांत। और यह प्रश्न पूछा गया जेल प्रहरी परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो यह जोड़ा था किसने? एक कनिंघम ने। ठीक है, तो अलेक्जेंडर, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया? ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध है जो कुषाण जाति से जोड़ा। किसने जोड़ा था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने जोड़ा था। किस आधार पर जोड़ा था? तो आपको याद रखना है यह जोड़ा था ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर जोड़ा था, और यह जोड़ा था राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए जोड़ा था। ठीक है, यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध है जो कुषाण जाति से जोड़ा था। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2015 में पूछा गया था प्रश्न, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो वह है G.H. ओझा। ठीक है, G.H. ओझा है जो वह विद्वान है जो गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत में विरुद्ध है। कौन विरुद्ध है? तो G.H. ओझा है जो विरुद्ध है। और यह प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत में विरुद्ध था? तो वह था G.H. ओझा। अगला सवाल है कि धर्मपाल से छीनकर कन्नौज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वह शासक था प्रतिया राजा वत्सराज। ठीक है, प्रतिया राजा वत्सराज वह शासक था जो धर्मपाल से छीनकर कन्नौज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। कौन? राजा वत्सराज। अगला सवाल है कि निषदीय चरितम के लेखक संस्कृत कवि श्री हर्ष किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो यह करते थे जयचंद्र के दरबार को। ठीक है, जयचंद्र के दरबार को सुशोभित कौन करते थे? तो यह करते थे निषदीय चरितम के लेखक संस्कृत कवि श्री हर्ष। ठीक है, तो श्री हर्ष की रचना का नाम क्या है? तो निषदीय चरितम है जो श्री हर्ष की रचयिता का नाम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस राष्ट्रकूट नरेश ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो यह किया था गोविंद तृतीय ने। ठीक है, तो गोविंद तृतीय ने राष्ट्रकूट नरेश ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। किसने किया था? गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट नरेश ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि त्रिशतात्मक संघर्ष लगभग कितने वर्षों तक चला? तो यह चला था 100 वर्षों तक। ठीक है, तो कौन सा संघर्ष चला था 100 वर्षों तक? तो आपको याद रखना है वह संघर्ष था त्रिशतात्मक संघर्ष। ठीक है, त्रिशतात्मक संघर्ष वह संघर्ष है जो 100 वर्षों तक चला था। अगला सवाल है कि अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों के प्रस्तर
खंडों पर कौन सा संस्कृत नाटक उत्कीर्ण है? तो यह उत्कीर्ण है हरिकेली नाटक। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की हवेली के प्रसर खंडों पर कौन सा संस्कृत नाटक है जो उत्कीर्ण है? तो आपको याद रखना है वह नाटक है हरिकेली नाटक। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला पाल शासक था, तो कौन था? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल वह शासक था जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला शासक था। कौन था? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल वह शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का महानतम शासक था भोज। ठीक है, मीर भोज था जो प्रतिहार वंश का महानतम शासक था। कौन था? मीर भोज या भोज। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस प्रतिहार शासक ने मोहम्मद गजनवी के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था, जिसके कारण चंदेल नरेश गंड तथा उसके पुत्र विद्याधर ने उसके इस कायरतापूर्ण कार्य के लिए व्यवहार के लिए दंडित करने के लिए उसकी हत्या कर डाली थी? तो यह की थी किस प्रतिहार शासक ने? तो यह की थी राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल वह प्रतिहार शासक था जिसने मोहम्मद गजनवी के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था और जिसके कारण चंदेल नरेश गण तथा उसके पुत्र विद्याधर ने उसके इस कायरतापूर्ण व्यवहार के लिए दंडित करने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। किसकी? राज्यपाल की। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने वातापी या बादामी के चालुक्यों को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो यह की थी दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग वातापी के चालुक्य को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि संस्कृत कवि पद्मगुप्त ने अपनी कृति नवसाहसक चरितम, ठीक है, नवसाहसक चरितम में किसके महान कार्यों का वर्णन किया है? तो यह वर्णन किया है सिंधुराज के महान कार्यों का वर्णन किया है। किस में वर्णन किया है? तो वह वर्णन किया है नवसाहसांक चरितम में। ठीक है, नवसाहसांक चरितम में किसके महान कार्यों का वर्णन किया गया है? तो वह किया गया है सिंधुराज के महान कार्यों का वर्णन। और एक कृति किसकी है अगर पूछे तो परीक्षा में, तो आपको याद रखना है यह कृति है पद्मगुप्त की। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसकी कृति है? पद्मगुप्त की। अगला सवाल है कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने किस सन में भारत के विरुद्ध पहला आक्रमण किया था? तो यह किया था 1000 ईस्वी में। ठीक है, तो 1000 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। कब? 1000 ईस्वी में। परीक्षा में अगर पूछे तो आपको याद रखना है कब किया था? 1000 ईस्वी में। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत के विरुद्ध मोहम्मद का अंतिम अभियान किस सन में हुआ? तो यह हुआ था 1027 में। ठीक है, 1027 में मोहम्मद ने अंतिम आक्रमण किया था। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, तो भारत में अंतिम आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने कब किया था? तो आपको याद रखना है यह किया था 1027 में। अगला सवाल है कि वह कौन सा शासक था जिसने चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी? तो वह शासक था परमार नरेश भोज। ठीक है, परमार नरेश भोज वह शासक था जिसने चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। किसने? परमार नरेश भोज ने। अगला सवाल है कि विभिन्न राजपूत राजवंशों द्वारा शासित राज्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजवंश एवं उसका राज्य सुमिलित नहीं है? तो आपका उत्तर होगा मेवाड़ के चंदेल। ठीक है, मेवाड़ के चंदेल है जो विभिन्न राजपूत राजवंश द्वारा शासित राज्यों में निम्नलिखित में से मेवाड़ के चंदेल राजपूत राजवंश एवं उसका राज्य है जो सुमिलित नहीं है। कौन सुमिलित नहीं है? मेवाड़ के चंदेल। अगला सवाल है कि 736 ईस्वी में दिलिक या दिल्लिक नगर की स्थापना तोमरों ने की थी और 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस वंश ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो यह किया था चौहानों ने। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में चौहान वंश ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था अधिकार? तो चौहानों ने किया था। किसको पराजित करके किया था? तो यह किया था तोमरों को पराजित करके किया था। और तोमरों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? तो 733 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार किया था। किसने? तोमरों ने। और बाद में 12वीं शताब्दी में जो चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और तोमरों को पराजित कर लिया। अगला सवाल है
कि अजमेर के चौहान या चहमान वंश का निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे प्रबल शत्रु था? तो वह था कन्नौज के घेड़वाल। ठीक है, कन्नौज के घेड़वाल राजवंश सबसे प्रबल शत्रु था। किसका था? तो अजमेर के चौहान वंश का। ठीक है, तो अजमेर के चौहान वंश का प्रबल शत्रु कौन था? तो आपको याद रखना है, अगर प्रबल शत्रु का एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है वह था कन्नौज के घेड़वाल। ठीक है, कन्नौज के घेड़वाल है जो अजमेर के चौहान वंश का प्रबल शत्रु था। अगला सवाल है कि चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय से घेड़वाल राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह की प्रसिद्ध प्रेम गाथा या प्रेम कथा का उल्लेख किस कृति में मिलता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे मार्क कर लो, कुछ भी कर लो, याद करना है कैसे भी करके। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय से घेड़वाल राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह की प्रसिद्ध प्रेम गाथा का उल्लेख किस कृति में मिलता है? अगर परीक्षा में पूछे तो कुछ भी नहीं सोचना है, पृथ्वीराज रासो पर टिक कर देना है। यह आपका सही जवाब हो जाएगा कि पृथ्वीराज रासो की कृति में मिलता है किस प्रेम कथा का वर्णन? तो वह प्रेम कथा है जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह की प्रसिद्ध प्रेम कथा का वर्णन। ठीक है, जयचंद्र की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज तृतीय के प्रेम कथा का वर्णन मिलता है किस ग्रंथ से? तो आपको याद रखना है वह ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। अगला सवाल है कि अपने शिलालेख में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन था? तो वह राजवंश था चंदेल। ठीक है, चंदेल राजवंश वह राजवंश था जो अपने शिलालेख में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश था। कौन सा था राजवंश? चंदेल राजवंश। अगला सवाल है कि बंगाल पर पालों के उपरांत सेन राजवंश के शासन की स्थापना हुई। सेन वंश के शासकों का मूल प्रदेश क्या था? तो मूल प्रदेश था दक्कन। ठीक है, दक्कन है जो बंगाल पर पालों के उपरांत सेन राजवंश के शासन की स्थापना है हुई। और सेन वंश के शासकों का मूल प्रदेश क्या था? तो मूल प्रदेश था क्या? दक्कन। अगला सवाल है कि वह चंदेल राजा कौन था जिसने अपनी वृद्धावस्था में प्रयाग में संगम पर अपने जीवन का अंत कर दिया था? तो वह चंदेल राजा था धांग। ठीक है, धांग वह चंदेल राजा था जिसने अपनी वृद्धावस्था में प्रयाग में संगम पर अपने जीवन का अंत कर दिया था। किसने किया था? धांग ने। अगला सवाल है कि सोमनाथ के जिस मंदिर का मोहम्मद गजनवी ने विनाश किया था वह किस देवता का मंदिर था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोमनाथ के जिस मंदिर का मोहम्मद गजनवी ने विनाश किया था वह किस देवता का मंदिर था? तो आपको याद रखना था कि वह मंदिर था शिव जी का। ठीक है, शिव जी का मंदिर था जिसका विनाश है जो किया था किसने? मोहम्मद गजनवी ने किया था। अगला सवाल है कि एक ग्रंथ जो 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है वह है, तो वह कौन सा है? सोमदेव का कथा सरित सागर। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोमदेव की रचना का नाम बताए, या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक ग्रंथ जो 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है वह ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह ग्रंथ है कथा सरित सागर, जो रचित है किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। ठीक है, सोमदेव का कथा सरित सागर है जो 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि गुजरात के चालुक्य वंश को किस राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ किया था? तो यह किया था बघेल या सोलंकी ने। ठीक है, तो बघेल या सोलंकी राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ किया था किसे? गुजरात के चालुक्य वंश को। ठीक है, गुजरात के चालुक्य वंश को बघेल या सोलंकी राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ कर लिया था। किसने? सोलंकी राजवंश ने। अगला सवाल है कि शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो शाकंभरी के चौहान राजवंश या चौहान वंश की स्थापना की थी किसने? वासुदेव ने। ठीक है, वासुदेव ने शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? वासुदेव ने। अगला सवाल है कि चंदेल साम्राज्य का जैजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से व्युत्पन्न हुआ था? तो यह हुआ था जयशक्ति। ठीक है, जयशक्ति चंदेल राजा के नाम से व्युत्पन्न हुआ था। क्या हुआ था? चंदेल साम्राज्य का जैजाक भूति नाम है जो जयशक्ति चंदेल राजा के नाम से व्युत्पन्न हुआ था। अगला सवाल है कि पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति उसके हाथों में केंद्रीभूत थी। तो किसके थी? वह थी उपयुक्त सभी भू बिचौलियाँ, राज परिवार और सामंत वर्ग। इन तीनों के हाथ में थी क्या? पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति हाथ में थी। इन तीनों के हाथ में थी। किनके हाथों में थी? भू बिचौलिया, राज परिवार एवं सामंत वर्ग। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
4 उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि 9वीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका दाएं भाग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके लेखक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से वेरी मोस्ट आ गया क्वेश्चन, तो आपको टिक कर लेना है, कैसे भी करके याद कर लेना है कि 9वीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी टीका दाएं भाग के नाम से प्रसिद्ध है, और जिसके लेखक कौन है, तो लेखक का अगर नाम पूछे तो लेखक है विज्ञानेश्वर। ठीक है, विज्ञानेश्वर है इसके लेखक। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि 11वीं शताब्दी में मध्य भारत में संस्कृत अध्ययन एवं अध्यापन का महानतम केंद्र था। तो महानतम केंद्र कौन सा था? धारा। ठीक है, धारा है जो 11वीं शताब्दी में मध्य भारत में संस्कृत अध्ययन एवं अध्यापन का महानतम केंद्र था। तो महानतम केंद्र कौन सा था? धारा। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? तो यह नहीं की जाती थी जीव विज्ञान की। ठीक है, जीव विज्ञान विषय की शिक्षा है जो प्रदान नहीं की जाती थी। किस विश्वविद्यालय में? तो आपको याद रखना है वो विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में है जो जीव विज्ञान की शिक्षा है जो नहीं दी जाती थी। अगला सवाल है कि पूर्व मध्यकाल में विद्या अध्ययन का महानतम केंद्र था। तो महानतम केंद्र कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय है जो पूर्व मध्यकाल में विद्या अध्ययन का महानतम केंद्र था। कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला सवाल है कि पूर्व मध्यकालीन शासक राजपूत जातियों का उदय किस स्रोत से हुआ था? तो यह हुआ था कुछ आदिम जनजातियों के आत्मसातकरण से। ठीक है, कुछ आदिम जनजातियों के आत्मसातकरण से पूर्व मध्यकालीन शासक राजपूत जातियों का उदय हुआ था। अगला सवाल है कि अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ? तो आपको याद रखना है वह नहीं हुआ है राठौड़। ठीक है, अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार है जो राठौड़ राजपूत जाति का जन्म है जो नहीं हुआ है। किस सिद्धांत के अनुसार? तो वह सिद्धांत है अग्निकुंड सिद्धांत। अगला सवाल है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वापस टिक लगा दो कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था किन किन के मध्य? मूलराज द्वितीय एवं गौरी के मध्य। ठीक है, तो मूलराज द्वितीय के मध्य और गौरी के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, सॉरी ये गलत है, पृथ्वीराज एवं गौरी के मध्य हुआ था। सॉरी, पृथ्वीराज और गौरी के मध्य हुआ युद्ध का नाम क्या है? तो वह युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध। कब हुआ था? 1191 को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और किन के मध्य हुआ था? तो ये भी याद रखना है, ये हुआ था पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। अगला सवाल है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह करवाया था चंदेल शासक यशोवर्मन ने। ठीक है, तो चंदेल शासक यशोवर्मन ने किस मंदिरों का निर्माण करवाया था? वह मंदिर थे खजुराहो का मंदिर। ठीक है, खजुराहो का मंदिर किस शासक ने करवाया था? तो आपको याद रखना है यह करवाया था चंदेल शासक यशोवर्मन ने। अगला सवाल है कि बादामी के चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने धारण की परमेश्वर की उपाधि। ठीक है, तो परमेश्वर की उपाधि है जो किसने धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी बादामी के चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, तो बादामी के चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि है जो धारण की थी। अगला सवाल है कि उद्यंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गोपाल पाल ने। ठीक है, तो गोपाल पाल ने उद्यंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो उद्यंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अगर एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना की थी गोपाल पाल ने। और इसकी व्याख्या है कि गोपाल पाल बंगाल के पाल वंश का संस्थापक था और यह विश्वविद्यालय मगध में स्थित था और वर्तमान में से बिहार शरीफ कहते हैं। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली थी, तो कौन सी थी? द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली है जो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली थी। कौन सी थी? द्रविड़ शैली। अगला सवाल है और यह आज का अंतिम सवाल है कि आला एवं उद्दल किस चंदेल शासक के वीर सेनानी थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, आला और उद्दल पर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आला एवं उद्दल किस चंदेल शासक के वीर सेनानी थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध युद्ध में अपने प्राण न्योछावर किए थे? तो वह थे परमर्दी देव शासक के वीर सेनानी थे। तो उन सेनानियों का नाम कौन सा है? एक है आला और एक उद्दल। ठीक है, आला और उद्दल
परमर्दी देव चंदेल शासक के वीर सेनानी थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो तो भी वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।